हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएससी जूलॉजी का क्लास चल रहा है। एक और वीडियो मैंने आप सभी लोगों को दे दिया है, आपने उनको देखा होगा। और ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाना और जाके देखना, पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उधर से हमारा केमिस्ट्री का डीएससी क्लास चल रहा है और केमिस्ट्री का डीएसई मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में होंगे, अगर वो चाहते हैं कि डीएससी जो हमारा केमिस्ट्री है उन पर वीडियो मिले, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और सारे वीडियो पब्लिश भी है ना, जाके उनको देख सकते हैं। और ये जूलॉजी का जो हमारे पास वीडियो है आपको प्ले लिस्ट पे मिलेगा, उनको जाके अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आज के डेट पर आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो और भी बाकी जो वीडियोस है ना, वो आपको प्ले लिस्ट में देखने के लिए मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईएमपी वीडियो आप सबके लिए इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। देखते हैं हमारे पास परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होते हैं, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम क्या होते हैं। एक लेक्चर में मैंने 5-6 टॉपिक को पढ़ाया था। आज के वीडियो में भी हम 3-4 टॉपिक को पढ़ेंगे और ये नोट्स बना हुआ है, इसलिए इतना सारा चीज कवर हो पा रहा है। अगर नोट्स नहीं बना रहता तो इतने सारे चीज कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ राइटिंग शुद्ध है ना, और कंटेंट भी बेहतरीन है और जो आपको चाहिए वही चीज है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये सब चीज को आप पढ़े देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना है सबसे पहले। हमारे पास पहला टॉपिक है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होते हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कैसे होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह हम समझते हैं। पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा पर आधारित होता है। जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो ऊर्जा पर ही आधारित होता है स्टूडेंट। हर जीव, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपनी सभी जैविक क्रियाओं जैसे कि वृद्धि, गति, प्रजनन और श्वसन के लिए ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, बिल्कुल। सनलाइट ही ऊर्जा का सबसे बड़ा हमारा सोर्स है और यह ऊर्जा परितंत्र में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक के माध्यम से प्रवाहित होते रहते हैं। पहला वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उनको देखना, तो ये दूसरा लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और खाद्य जाल, फूड वेब की संरचना को समझा जाता है इसके माध्यम से। पोषक स्तर अर्थात ट्रॉफिक लेवल के माध्यम से ऊर्जा के वितरण का ज्ञान होता है। इसका महत्व बता रहे हैं ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह किन किन बातें को बताता है, फूड चेन को, फूड वेब को और ट्रॉफिक लेवल को अर्थात पोषक स्तर को। तीसरा है परितंत्र में स्थिरता और जैव विविधता के महत्व को स्पष्ट करता है। यह है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और पुनः उपयोग में नहीं आता। आप चित्र देख के समझ पा रहे होंगे। सनलाइट हमारे पास ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, इस एनर्जी को कौन लेते हैं, प्लांट लेते हैं। ठीक है, प्लांट डिकम्पोज हो जाते हैं, यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं मान लीजिए, है ना। तो एनर्जी का फ्लो फिर पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं। एक तरीका और है, इस प्लांट को कौन लेता है, हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर लेता है, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता लेता है। जब वो मर जाते हैं तो भी क्या होता है, वहां से एनर्जी फ्लो होने लगते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर को कौन लेता है, सेकेंडरी कंज्यूमर लेता है। सेकेंडरी कंज्यूमर जब मर जाते हैं तो उनके बॉडी से भी एनर्जी रिलीज होने लगती है, अर्थात डिकम्पोज होगा। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ द एनर्जी। पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य ऊर्जा सोर्स सूर्य है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा प्रकाश के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में होता है। पृथ्वी पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं केवल लगभग 1 से 2% और सौर ऊर्जा ही हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस में उपयोग होता है। यह थोड़ी सी ऊर्जा पूरे परितंत्र को संचालित करने के लिए पर्याप्त होता है। फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे और प्रकाश सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाते हैं। सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और 6 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, H2O है, सनलाइट के प्रेजेंट है।
तो यहाँ बनता है C6H12O6 बनता है, और यहाँ पर 6 टाइम O2 बन रहा है, अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। इस ग्लूकोज में संग्रहित ऊर्जा आगे चलकर उपभोक्ता और अपघटकों तक पहुंचता रहता है। इसकी विशेषता क्या है, पढ़ सकते हैं, इनका विशेषता क्या है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल में कौन कौन आते हैं, पहला परिभाषा पढ़ते हैं। परितंत्र में जीवों को उनके भोजन और ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर अलग अलग स्तर में बांटा गया है, इसे पोषक स्तर कहते हैं। बिल्कुल, पोषक स्तर परिभाषा पूछेगा 2 नंबर में। तो जीवों को उनके ऊर्जा की प्राप्ति के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पोषक स्तर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्या है, पहला स्तर क्या है, उत्पादक वे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे प्लांट आते हैं इस पे, है ना, फाइटो प्लेकेंटन आते हैं, ये ऊर्जा का मूल सोर्स ग्रहण करते हैं, परितंत्र की नींव रखते हैं ये। और सकल प्राथमिक उत्पादकता, है ना, इसको बोल सकते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड प्राइमरी प्रोड्यूसर। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, श्वसन में उपयोग होने वाली ऊर्जा घटाकर बची हुई ऊर्जा को कहते हैं। देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर दूसरा स्तर है ना। पहला हमारे पास क्या होता है, उपभोक्ता होता है, उत्पादकता होता है, मतलब प्लांट आते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, तो ये दूसरा स्तर होगा। ये जीव सीधे उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हिरण, गाय, खरगोश, कुछ कीड़े, ये सब आते हैं। ऊर्जा का लगभग 10% अगला स्तर का स्थानांतरित होता है। शेष ऊर्जा जीवन क्रियाओं में उपयोग आते हैं। दूसरा है, ये तीसरे स्तर होते हैं, ये दूसरा उपभोक्ता, ये तीसरा स्तर है। पहला में कौन आता है, उत्पादकता, उत्पादक आते हैं, है ना, और दूसरा में कौन आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा चरण हुआ, तीसरा में कौन होता है, द्वितीयक उपभोक्ता। ये जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, मेढक, छोटी मछली, छिपकली आदि। ऊर्जा प्रवाह के दौरान केवल 10% एनर्जी अगले स्तर तक पहुंच जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, तो ये चौथा आपका स्तर होता है, लेवल होता है, जिसमें शेर, बाघ, बाज ये सब आते हैं। ऊर्जा प्रवाह इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम रह जाते हैं। लास्ट है अपघटक, इसमें आपका बैक्टीरिया आते हैं, मृत जीव और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं, पोषक तत्व मृदा में लौटाते हैं, अर्थात कवक, बैक्टीरिया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारे पास खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। सबने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में 10th क्लास में। इकोसिस्टम में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक स्तर का सरल क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। घास को कौन खाते हैं, हिरण, हिरण को कौन खाते हैं, शेर खाते हैं, ठीक है। प्रकार है, चराई घास श्रृंखला है, हरे पौधे से शुरुआत होती है। अपघट्य खाद्य श्रृंखला है ना, इसमें मृत पदार्थों और अपशिष्ट से शुरू होता है। खाद्य श्रृंखला की विशेषता सरल और सीधी होती है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, अस्थिर हो सकती है। ये चित्र आप देख सकते हैं, एक बार ये चित्र को आप बना लेंगे, ठीक है। चित्र बना नहीं पाएंगे तो आप एक काम करिएगा, एक काम आप एक करिएगा, आप इसके नाम को लिखते जाएंगे। जैसे ये नाम को लिख सकते हैं ना, ये घास है कि टिड्डा है ना, ऐसे करके मेढक है, सर्प है, बाज है, और फूड चेन ये चल रहा है, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब परिभाषा, जब अनेक खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, अलग अलग हमारे पास जो खाद्य श्रृंखला है वो फिर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये चित्र देख लीजिएगा आप लोग, समझ में आपको आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं, हर जीव, ठीक है। देखना एक बार, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। महत्व क्या है, परितंत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। एक प्रजाति मतलब एक स्पीसीज के विलुप्त होने का प्रभाव कम करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक प्राणी, ऑप्शन रहता है इंसान के पास, मतलब कोई एक प्राणी अगर मर जाए, है ना, तो उनके जगह पर कोई दूसरा को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेगा और अपने जीवन को सरवाइव कर सकता है, चला सकता है। वहां पर विकल्प रहता है, एक ऑप्शन रहता है कि मान लीजिए हमारे पास टिड्डा है, ठीक है, और
टिड्डा क्या को खाता है? घास को खाता है मान लीजिए, ठीक है। अगर टिड्डों की संख्या अगर कम हो गए तो उसके जगह में कोई और प्राणी आ जाएगा और उनको जो खाने वाला रहेगा, अगर उनको टिड्डा ना मिलेगा तो वो दूसरा चीज को खा करके अपने जीवन यापन कर सकता है, ऐसा चीज कह रहा है। मतलब विलुप्त होने का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तविक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला का बनाम खाद्य जाल क्या है? देखते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, एक सरल, एक मार्ग जटिल और कई मार्ग होते हैं। इस पर अस्थिर होते हैं, कम विकल्प होते हैं। ये अंतर है ना दोनों में, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में। देखो, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला दोनों में अंतर है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये खाद्य श्रृंखला सरल होते हैं लेकिन ये जटिल होते हैं। ये अस्थिर होते हैं, ये स्थिर होते हैं। ये कम विकल्प रखते हैं, ये अधिक विकल्प रखते हैं, ऑप्शन रखते हैं। ऊर्जा प्रवाह और 10% नियम, लीडमैन का नियम है। किसी भी पोषक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होते हैं, इसे 10% का नियम कहते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर है हमारे पास, अगर 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ले रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता तक जाते जाते ये कितना हो जाएगा? 1,000 किलो कैलोरी हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता तक ऐसा हो जाएगा, और तृतीयक तक, लास्ट तक जाते जाते कितना कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा? 10 किलो कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा। शेष ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। ऊर्जा प्रवाह को दिखाने का दृश्य तरीका होता है। प्रत्येक पोषक स्तर में ऊर्जा घटती जाती है, हमेशा सीधा पिरामिड बनता है। मीठे जल में खाद्य श्रृंखला, तालाब, झील और नदी इसके अंतर्गत आते हैं। मीठे जल इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह विशेष रूप से जल जीवों के माध्यम से होता है। ऊर्जा है, एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन, जो लैक्टन, छोटी मछली खाते हैं उसको बड़ी मछली, फिर लास्ट में पक्षी या मानव खाते हैं। देख सकते हैं इसके अलग अलग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सब लोग समझते हैं इतना तो चीज। मानव गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव गतिविधियां ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती है। वनों की कटाई, अत्यधिक शिकार, प्रदूषण, औद्योगिकरण, ये सब पर्यावरण को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। अगला है हमारे पास दूसरा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमित कारक का नियम क्या होते हैं? पृथ्वी पर सभी जीव अपने जीवन प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न पर्यावरणीय कारक पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कुछ कारक जीवन को सीमित कर सकते हैं। किसी भी जैविक प्रक्रिया का विकास के लिए आवश्यक सभी कारक उपस्थित हो, फिर भी यदि कोई एक महत्वपूर्ण कारक पर्याप्त मात्रा में न हो तो इस कारक की कमी पूरी प्रक्रियाओं को सीमित कर देती है। इस सिद्धांत को इकोसिस्टम में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। इसे हिंदी में सीमित कारक का नियम कहते हैं। अगला है, इनका इतिहास आप पढ़ लीजिएगा। क्या है इनका इतिहास, ये सब चीज आप कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का परिभाषा क्या है? किसी जैविक प्रक्रिया की दर उस कारक द्वारा नियंत्रित होती है जो सभी आवश्यक कारकों में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी पौधे या जीवन के विकास के लिए कई आवश्यक कारक मौजूद हैं लेकिन उनमें से एक कारक कम है तो वही विकास की सीमा तय करेगा। अगला है हमारे पास दूसरा सिद्धांत है इसका, सिद्धांत और अवधारणा, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण बिंदु है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ग्राफिकल रूप है, इनका अलग अलग प्रेजेंटेशन है, एग्जाम्पल है और प्रमुख उदाहरण है। पौधों के रूप में हम देख पाएंगे पौधों में क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस होता है। प्रकाश, पानी, पोषक स्तर, तापमान, ये सब का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जानवरों में खाद्य, स्थान, पानी, प्राकृतिक दुश्मन, ये सब। इकोसिस्टम में ये सब तालाब में प्रकाश और पोषक स्तर की वृद्धि सीमित करते हैं। जंगल में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पौधों की बायोमास को लिमिट करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक कारक है, आप देख पाएंगे इसका भौतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तापमान, प्रकाश, जल, वायु, गैस, ये सब, ठीक। अगला है हमारे पास रासायनिक कारक है, इसके अंतर्गत पोषक स्तर, पीएच स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, ऑक्सीजन, ये सब आते हैं। बायोटिक फैक्टर में क्या होते हैं आपका? बायोटिक फैक्टर में ये सब चीज आते हैं, है ना। कंपटीशन होते हैं,
है ना, प्रेडिडेशन होते हैं और पैरासिटिज्म होता है और डिजीज होते हैं, बीमारी होते हैं। इसके महत्व क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का, ये सब इनके क्या है स्टूडेंट, महत्व है, देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में इनका महत्व है, फॉरेस्ट्री में इनका महत्व है, जंगल में, पॉपुलेशन इकोलॉजी में है, एक्वाटिक सिस्टम में है, ये सब आप लिख लेंगे। लिमिटिंग फैक्टर का ग्राफिक उदाहरण, एक ग्राफिक उदाहरण है इसका। वीडियो को थोड़ा रोक के पढ़ना, आप लोग नोट से बनाना इसको, मैं एक एक चीज को पढ़ूंगा तब तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझदार स्टूडेंट है, पेज नंबर लिखा है, वीडियो को रोको, आप खुद थोड़ा से पढ़ते जाओ और नोट्स इसको बनाते जाएं। आप लोगों को बोरिंग जरूर लगेगा, नोट्स बनाएंगे सर, नोट्स दे दो, अरे भाई मेहनत नहीं करेंगे मेरे भाई तो कैसे काम बनेगा बच्चों, कैसे काम बनेगा, कैसे बनेगा, आप मुझे बताओ ना। मैं भी तो मेहनत किया हूँ आपके लिए, देखो मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। जब आप मेहनत करने के लिए रेडी हो जाएंगे ना, तो ही समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। और जितना आप काम चोरी करेंगे, मेहनत से भागेंगे, तो समझ लीजिए आप सफलता से दूर है, ठीक है। मेजर बायोमास ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख जैवमंडल। बायोम्स क्या होते हैं, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां एक प्रकार की जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। विश्व में मुख्य रूप से 8 प्रमुख बायोमास पाए जाते हैं। पहला है हमारे पास ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसमें आपका लोकेशन व जलवायु ये सब चीज आते हैं, वन स्पत्ति आते हैं, जैव विविधता इसकी विशेषता है। दूसरा है हमारे पास ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसके अंतर्गत स्थान फिर वही सब चीज आ जाएगा। तीसरा है हमारे पास सुमित्रीय वन, टेम्परेट फॉरेस्ट है, इसके अंतर्गत फिर वही स्थान वगैरह आएंगे, कौन कौन आते हैं उन सभी चीजों को, टेम्परेचर वगैरह, इनकी वर्षा कितनी जरूरत होती है, विशेषता क्या है, ये सब चीज इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। टैगा या बोरियल फॉरेस्ट, बोरेल फॉरेस्ट आते हैं, टाइगा, ये स्थान है कनाडा रूस में पाए जाते हैं। जलवायु यहाँ की कैसी होती है और वनस्पति यहाँ पर कौन कौन से प्लांट है वो आते हैं, और यहाँ पर जैव विविधता आते हैं, ठीक है, विशेषता है इनका। और डिसर्ट मरुस्थल आते हैं, यहाँ पर मरुस्थल में आपका यहाँ पर देख सकते हैं 5वां इनका भाग है स्थान, यहाँ भी जलवायु, यहाँ भी देख सकते हैं वनस्पति, जैव विविधता, सब वही सेम चीज है। और 6वां है ग्रासलैंड आते हैं, मध्य भाग और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये सब चीज आप कर सकते हैं। जलवायु क्या होती है, वनस्पति की क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, ये सब चीज आप कर सकते हैं। टुंड्रा है स्थान, यहाँ की क्या क्या आते हैं आप देख सकते हैं, है ना, कनाडा में पाए जाते हैं। जलवायु है अत्यधिक ठंडी, लंबे समय तक बर्फ बने रहते हैं। वर्षा यहाँ से 250 से 500 mm वर्षा होती है। वनस्पति है, जैव विविधता है, विशेषता है। लास्ट है हमारे पास भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, ठीक है, यहाँ भी आपको स्थान, जलवायु, वनस्पति, जैव विविधता देखने के लिए मिलेगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। अगला टॉपिक है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र है, लास्ट टॉपिक है बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। भारत का एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, बिल्कुल। यहाँ भौगोलिक और इकोसिस्टम, जलवायु और स्थलाकृति इतनी विविध है कि जैव विविधता बहुत उच्च स्तर पर है। बायोजियोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन और उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, रिलेशन उनके बीच में क्या है उनका अध्ययन किया जाता है। भारत को जैव भूलॉजिकल दृष्टि से विभाजित किया गया है ताकि प्रत्येक क्षेत्र की जैव विविधता और इकोसिस्टम को समझा जा सके। इकोलॉ हाँ, बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया देख सकते हैं, इनके जोन कहाँ कहाँ पर है, ये यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा, ये सब चित्र जो बता रहे हैं ना, यहाँ पर अलग अलग कलर दिखा रहा है, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कौन कौन के एरिया में कौन कौन से इनका पार्ट है। भारत में, है ना, बायोजियोग्राफिक जोन क्या क्या है, भारत में कुल 10 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। WHO ने बताया है इसके अनुसार ये अलग अलग इनके एरिया है, जिसको मैंने आपको भारत के नक्शा के नीचे में आपको बताया है। प्रत्येक जोन का विवरण है, बिल्कुल अलग अलग जोन का ये विवरण है, आप लिख सकते हैं, है ना। ट्रांस हिमालय जोन है, स्थान क्या है, जलवायु, एकदम इजी है स्टूडेंट, एकदम इजी है, मुझे बहुत इजी लग रहा है।
ये अलग अलग हिमालय जोन है और इंडियन डिसर्ट जोन है। यहाँ पर अलग अलग जोन है, वहाँ की जलवायु स्थान क्या क्या है आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे बच्चों। आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। सेमी एराइड जोन है और वेस्टर्न चैट जोन है, ठीक है, घेर जोन है, ठीक। डिसेन प्लेटा जोन है, गेंगेटिक प्लेन जोन है, ये अलग अलग जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है। ये सब मैंने आपको बताया, ये सब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस यही लास्ट है इनका, ठीक है। ये पहला हमारा जो यूनिट है स्टूडेंट कंप्लीट हो जाता है। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, मैं आपको वीडियो को शॉर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। नोट्स बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगता है बच्चों, मेहनत तो लगता है नो डाउट। बस आप लोग इनको समझ जाएं अच्छे से, वही हमारे लिए काफ़ी अच्छा बात है। 21 पेज, 21 पेज कर लेना, 22, ये 23 पेज, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये लास्ट है हमारा 40 पेज, ठीक, कवर हो गया। अगला जब हम देखेंगे अगले वीडियो में 41 पेज में हम देखेंगे यूनिट 2 को देखेंगे, है ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होते हैं इनको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट। और ये सभी वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इनको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ें। मैं बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। आपके जितने भी दोस्त तैयार हैं उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।